हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, जिसमें आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है, डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, रेस्पिरेशन भी काफी कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने मनुष्यों में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसके बारे में जान लिया था। आज हम बच्चों कुछ अन्य जीवों में रेस्पिरेशन कैसे होता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो अलग अलग अंग काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गो टू द डिजिटल बोर्ड। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर में हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा है? लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, है ना। इस चैप्टर में आप सभी ने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम आज इसको क्विक रिवाइज करेंगे, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आप सभी ने पढ़ा है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कितने तरीके का होता है उसके बारे में आप सभी ने जाना। तो विस्तार में हम पढ़ चुके हैं। आज ये जानेंगे कि पोषण जो है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है आपका बच्चों हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब आपका स्वपोषी पोषण और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब विषम पोषी पोषण। तो द टर्म ऑटोट्रॉफ कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब होता है पोषण, मतलब अपना पोषण स्वयं कर लेने वाला, जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो अपने पोषण के लिए। इस प्रकार का न्यूट्रिशन जो है क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन जंतुओं में या पौधों में पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ज्यादातर जो है पौधे जो हरे रंग के होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो कह सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। हर हरे रंग का पौधा ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी होता है, और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे तरीके का बच्चों पोषण होता है आपका विषम पोषी पोषण। ये क्या होता है? इसमें जो ये जंतुओं में पाया जाता है ये हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं या विषम पोषी कहलाते हैं। तो ऑल फंजाई एंड एनिमल्स एंड सम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। कुछ कवक होते हैं, कुछ जंतु होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम स्टडी करेंगे हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ में केवल जीव जंतु ही आते हैं और हेट्रोट्रॉफ में आते हैं ये सभी होते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? शाकाहारी जीव जंतु, जैसे आपका काऊ हो गया, गोट हो गया और रैबिट हो गया। शाकाहारी जो केवल प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। और दूसरे प्रकार के होते हैं बच्चों कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। द एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स आर नोन एज कॉर्निवोर्स। जो जंतु शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए वो कैसे होते हैं? कॉर्निवोर्स होते हैं। जैसे आपका टाइगर हो गया, लायन हो गया, जो किसको खाता है? हिरन को और गोट को, इनको सबको खाता है। तो शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है। दूसरे प्रकार के जंतु होते हैं बच्चों ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स वो होते हैं जो हर प्रकार के भोजन को खा लेते हैं, जैसे कि आपका प्लांट्स को भी खाते हैं और वो एनिमल्स को भी खा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए बिल्ली होती है, और ह्यूमंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली किसके बारे में बात करनी है? मनुष्यों के बारे में, ह्यूमंस के बारे में बात करनी है। ठीक। उसके बाद आपका आता है बच्चों सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये मृतोपजीवी प्रकार के न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। या तो मृत चीजों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, या सड़ी गली वस्तुओं पे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, और मशरूम भी जो है बच्चों वो सेप्रोफाइट्स की कैटेगरी में, मृतोपजीवी की कैटेगरी में
आता है। उसके बाद आता है बच्चों पैरासाइट्स, यानी कि परजीवी। जब भी आप साइंस पढ़ रहे हैं तो छोटी क्लास से लेकर के, अभी आप क्लास 10th में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी लाइफ के लिए, तो इससे लेकर के फिर आप बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे तो पहले जब कोई टर्म आता है तो उसके शब्द पे ध्यान देना होता है आपको आधा डेफिनेशन तो शब्द को समझ के ही आ जाएगा। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द होस्ट एंड ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम देम। किसी दूसरे प्लांट पे या किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी उनसे, उनके शरीर से अपना पोषण लेते रहते हैं। जैसे पौधों में हम बात करें कसकुटा प्लांट की या अमरबेल की बात करें तो ये भी एक परजीवी पौधा है, दूसरे पेड़ों पर रहता है। और हम बात करें अगर एस्केरिस की, तो एस्केरिस जो है मनुष्यों की आंतों के अंदर रहता है। क्या होता है? परजीवी होता है, यानी कि वो दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो पोषण के बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया। अब इस तरह से एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के अंतर क्या क्या है उनके बारे में कभी कभी लिखने को आता है। तो आप उसको पॉइंट वाइज इस तरह से मार्जिन दे करके लिख सकते हैं कि जैसे ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दे ऑब्टेन एनर्जी बाय प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम inorganic substances such as CO2 and water in the presence of sunlight। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं उनको कंज्यूम करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारियों के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स का इस तरह से लिख सकते हैं आप कि ये उत्पादक होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसमें लिख सकते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन का यूज करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ये उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे। ग्रीन प्लांट्स एल्गी आर ऑटोट्रॉफ्स, और उसके बाद एनिमल्स एंड फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स। इस तरीके से एग्जाम्पल आप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, किस तरह से प्लांट न्यूट्रिशन लेता है उसके बारे में आपने जान लिया है। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम सम फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सस्टेन लाइफ। एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एनवायरमेंट टू प्रोड्यूस फूड। भोजन को बनाने के लिए वो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और वाटर कंज्यूम करते हैं, और सूर्य की रोशनी में क्या होता है? भोजन बन जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों? वो प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है। तो उसके बारे में हमने जाना कि किस तरह से वो अपना भोजन बनाता है ना। फोटोसिंथेसिस क्या है? क्योंकि हम एक क्विक रिवीजन करें इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। Photosynthesis is the process by which chlorophyll containing cells present in leaves synthesize food in the form of carbohydrates by using carbon dioxide, water and sunlight। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, और उससे क्या बनता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और O2 बनता है। अब इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स का आप एक दूसरे से हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए चलेंगे। जो ये कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस में बन रहा है पौधे में, इसी कार्बोहाइड्रेट को जब इंसान डाइजेशन के टाइम पे कंज्यूम करता है तो कंज्यूम करते समय यही कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है इंसान के, मनुष्य के माउथ कैविटी के अंदर ही, और वहीं पे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज है, तो उसी में ये कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से रॉ मटेरियल्स की एंट्री होती है? प्लांट्स ऑब्टेन वाटर थ्रू देयर रूट्स, जड़ों से वो पानी लेते हैं प्लांट्स। वाटर उसके बाद हर एक प्लांट पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। ये परिवहन में आप पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम दो होती हैं सेल्स, जिनके थ्रू दो ये ट्यूब्स होती हैं, जिनके थ्रू क्या होती हैं?
रॉ मटेरियल जड़ से और पत्ती तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, एंट्री ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये किसके थ्रू होता है बच्चों, ये होता है स्टोमेटा के थ्रू, जिसको आप क्या कहते हैं, पर्णरंध्र भी कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट मेनली ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ यंग स्टेम्स एंड रूट्स, और ये यंग स्टेम या बिल्कुल कह सकते हैं कि जो स्टेम्स की शुरुआत जब होती है बनने की, तो उस समय पे यंग स्टेम में और थोड़े थोड़े रूट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो हर जगह पे जहां पे भी स्टोमेटा होंगे वहां पे वो टाइनी पोर्स के रूप में होते हैं या छोटे छोटे छिद्र के रूप में होते हैं, और ये फिर जो रॉ मटेरियल है उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। स्टोमेटा कुछ इस तरीके की संरचना होती है। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा कंसिस्ट्स ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, और स्टोमा कहते हैं उसको, और वो किस चीज से घिरी हुई होती है, वो घिरी हुई होती है, उस सेल का नाम है बच्चों गार्ड सेल्स। उस सेल्स का क्या नाम होता है, गार्ड सेल्स होता है। द अपोजिट इनर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिक एंड इनइलास्टिक, द रिमेनिंग वॉल्स आर थिन एंड इलास्टिक। तो ये खुलता और बंद होता है, स्टोमेटल ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, और उसके बाद ही स्टोमेटा जो है खुलने बंद होने का काम करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में जो थ्योरी थी वो आपको बड़ी क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा कि शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी और के प्लस आयन कंसंट्रेशन थ्योरी के थ्रू आपको ये समझाया जाएगा। फोटोसिंथेसिस में जो है बच्चों वो 2 फेजेस में होता है। आपको मैंने जो आपके सिलेबस में है वो बता दिया है ना। अब जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा कि ये लाइट रिएक्शंस होती हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में होता है, एक बायोसिंथेटिक फेज होता है और पहला फोटोकेमिकल फेज होता है। फोटोकेमिकल फेज वो जो सूर्य की रोशनी में रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो फोटोकेमिकल फेज कहलाता है, और दूसरी जो प्लांट बॉडी के अंदर होती हैं वो बायोसिंथेटिक फेज कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप को 11th में पढ़ाया जाएगा ब्रीफ में, है ना। बायोसिंथेटिक फेज होता है जिसमें डार्क रिएक्शंस आएंगी, है ना, और आपका इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो समझाया जाएगा वो ये है, देखो इस तरह से आपको पूरा साइकिल पढ़ना होगा अगली क्लास में, जिसमें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाएगा। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकोरिंग इन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट, और क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स को क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स कहते हैं, ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लाइट और वाटर, और उसके बाद बच्चों लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं। ये कहाँ पे होती हैं, स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बनता क्या है, बनता है आपका ग्लूकोज और स्टार्च। ग्लूकोज और स्टार्च ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के ही फॉर्म है। ग्लूकोज और स्टार्च ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म है ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डू यू नो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाय एन एकड़ ऑफ ट्रीज पर ईयर is equal to the amount consumed by around 18 people annually। यानी कि अगर एक पेड़ लगाया जाए तो 18 इंसानों के द्वारा जितना ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो केवल एक एकड़ पेड़ पूरा कर सकता है। पूरे साल में टोटल अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाय एन एकड़ ऑफ ट्रीज, एक एकड़ जमीन में जितने पेड़ लग सकते हैं उतने पेड़ से जितना ऑक्सीजन निकलता है उतना अगर पूरे साल कंजम्पशन देखा जाए तो 18 व्यक्ति कंजम्पशन कर सकते हैं। तो इसलिए जो एक पेड़ होता है बच्चों वो लगभग 260 पाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एनुअली प्रोड्यूस करता है। इसीलिए शॉर्ट में आप ये कहें कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जब कटाई हो रही है तो उसके साथ साथ पौधों का लगाया जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पौधों का लगाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, इज अ क्लीन फ्यूल
Some green algae such as Chlamydomonas. तो क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा हरा शैवाल है जिससे क्या होता है, जो वाटर, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको कन्वर्ट कर देता है. दिस मास प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कुड प्रूव टू बी बेनिफिशियल बट इज स्टिल अंडर रिसर्च. लेकिन इस पर अभी रिसर्च चल रही है. फोटोसिंथेसिस के एंड रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं बच्चों? बेसिकली उसमें बनता है ग्लूकोज. जो सिंपल ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज. वो किस किस के द्वारा कंजम्पशन उसका होता है? प्लांट सेल्स के द्वारा उसका कंजम्पशन होता है और स्टोरेज हो जाती है इनसॉल्युबल स्टार्च के रूप में और कन्वर्जन हो जाती है सुक्रोज के रूप में और सिंथेसिस हो जाता है फैट्स का और प्रोटीन्स का. ठीक है. उसके बाद और क्या मिलता है आपको? वाटर रिलीज होता है. इट कैन बी रीयूटिलाइज्ड इन द कंटिन्यूएंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो वाटर रिलीज होता है वो वापस से दोबारा से यूज किया जा सकता है. उसके बाद ऑक्सीजन, सम ऑफ इट्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन ऑफ लीव्स एंड रेस्ट डिफ्यूजेस आउट. और जो डिफ्यूजेस आउट होता है वही ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है. दिन के समय में हमें ऑक्सीजन पौधे से मिलती रहती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. और रात के समय में, इसीलिए कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि रात के समय में पौधों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो पौधे भी होते हैं वो भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं और हर प्रकार की श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है. पर पौधे ही एक इस प्रकार का कह सकते हैं क्रीचर है प्रकृति का कि जिसमें पौधे क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन बनाने के लिए यूज कर लेते हैं. पर इंसानों के पास इस प्रकार की कोई टेक्निक नहीं है कि वो ऑक्सीजन ले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें उसको वो किस तरह से यूज कर पाए. तो इसलिए हमारे लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल के रूप में चला जाता है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है बच्चों? ग्रीन प्लांट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो यूटिलाइज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर प्रोड्यूस करते हैं एंड इन द प्रोसेस रिलीज O2 गैस. इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. दस द ग्रीन प्लांट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में मात्रा को घटाने में वो सहयोगी होते हैं, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अगर आपको ये पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस विच इज वन ऑफ द रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारणों में से एक कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एनवायरनमेंट में बढ़ना भी है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस की ये एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल जो है वो इसेंशियल होता है और इसके लिए फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. कौन से फूड कौन सा प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स? उनको आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है आपके शरीर में, है ना. कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये आपको आयोडीन टेस्ट बताया गया था कि आयोडीन किस तरह से टेस्ट करते हैं. तो आयोडीन वाला पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक कलर होता है. आपने छोटी क्लासेस में स्टार्च के लिए भी जब टेस्ट करा था तब भी इस तरीके का टेस्ट आपको करवाया गया होगा आपके स्कूल में. इसमें क्या होता है, एक और एक्टिविटी आपको कराई गई थी कि CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए. इसमें आपको कौन सी एक्टिविटी कराई गई थी कि सेलेक्ट 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स ऑफ नियरली द सेम साइज एंड लेबल देम A and B. Place them in a dark room for 2 to 3 days. Then place 2 glass plates under both the plants. Place a watch glass containing potassium hydroxide beside spot A. अब ये एक्सपेरिमेंट करवाने वाला है, इसके बारे में ना तो आपके एग्जाम में आएगा और ना ही आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है. फोटोसिंथेसिस लैब में किस तरह से कराई जा सकती है, उसके लिए अगर हाइड्रेला का प्लांट मिले जो एक एक्वेटिक प्लांट है, तो इसको अगर बीकर में आप रख दें पानी के साथ भर करके, कवर द प्लांट विद द ट्रांसपेरेंट फनल, देन इन्वर्ट अ टेस्ट ट्यूब ओवर द
ओपन एंड ऑफ द फनल। इस तरह से जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है बीकर, ये हाइड्रिला का प्लांट है। पॉन्ड वीड यानी कि किसी भी तालाब में पाया जाने वाला वीड ले लें और उसके बाद अगर आप उसको इस तरह से देखते हैं तो यहाँ बबल्स निकलते हैं और ऑक्सीजन, व्हाइल इन्वर्टिंग द टेस्ट यू मेक श्योर इट डज नॉट कंटेन एनी एयर बबल्स, उसमें कोई एयर बबल्स नहीं होनी चाहिए। और अगर उसको आप सनलाइट के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो आपको चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? वी ईट फूड डेली, आप डेली खाना खाते हैं, बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी? जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके शरीर के साथ क्या होता है, उस भोजन के साथ आपके शरीर के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? तो वो प्रोसेस जो होती है वो पाचन की प्रक्रिया कहलाती है ना, जिसके बारे में आप सभी ने जाना था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल दैट इंक्लूड, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या है? आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और उनका नाम भी बताया गया था। लीवर होता है जो भी एक ग्लैंड की तरह काम करता है, और पैनक्रियाज होता है। लीवर एक ऐसा ग्लैंड है कि जो अपने आप, जिसके सेल्स के अंदर रीजेनरेशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है ना। आपके माउथ का क्या काम है उसके बारे में आपको पता है कि आप खाना खाने के लिए अपने माउथ का यूज करते हैं। टीथ का क्या काम है उसके बारे में आपको ब्रीफ बताया गया है कि जो आपके बर्थ के टाइम पे टीथ होते हैं वो कौन से टीथ कहलाते हैं? वो आपके मिल्क टीथ कहलाते हैं। और जो टूट जाते हैं 6 साल की उम्र के बाद, और उसके बाद जो छोटे छोटे दांत निकलते हैं वो फिर परमानेंट टीथ कहलाते हैं, और वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहते हैं। और ओल्ड एज में कभी कभार बहुत से लोगों के दांत गिर जाते हैं और कभी कभी लोगों के दांत नहीं गिरते हैं। बहुत ज्यादा बुजुर्ग अगर व्यक्ति हो जाए तब उसके दांत गिर जाते हैं, है ना। अब ये एक एक्टिविटी है, आप शीशे के अंदर अपने दांतों को काउंट करके देखिए। हर एक, कोई जरूरी नहीं है कि 10th क्लास में जितने बच्चे हैं सबके पास सेम नंबर्स ऑफ टीथ हो सकता है किसी के पास कम हो या किसी के पास ज्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग बॉडी की ग्रोथ पे, है ना। और अलग अलग भोजन को खाने के लिए अलग अलग दांतों का भी यूज किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि टीथ का इस तरीके से होता है। सामने के जो चारों दांत होते हैं ये काटने के लिए यूज होते हैं, और किसी चीज को फाड़ने के लिए कैनिन्स का यूज होता है, कैनाइन्स बोलते हैं जिनको। उसके बाद प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स आते हैं, और थर्ड मोलर्स तो बहुत एज तक भी निकलते हैं, मतलब 21, 22 साल, 23 साल की उम्र में भी ये थर्ड मोलर जो है वो निकल सकता है। कभी कभी इसको निकलने में, मतलब कोई 35-40 साल का भी आदमी, उसको भी इसको दाढ़ का दांत कहते हैं। इसके बारे में ये बहुत लास्ट में, एकदम मुंह के लास्ट में, अंदर की तरफ जबड़े का सबसे लास्ट दांत जो होता है ये होता है। तो टोटल मिलाकर के दांतों की संख्या 4 इंसीजर्स होते हैं। दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड पे कैनाइन्स होते हैं। उसके बाद 2-2 जोड़ों के में प्रीमोलर्स होते हैं, और इधर 3 मोलर्स इधर होते हैं लेफ्ट में और 3 मोलर्स राइट में होते हैं। तो इसको 2-1-2-3 की फॉर्मूले के साथ समझा जा सकता है। 2-1-2-3 इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो यहाँ से बीच से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो लेफ्ट पर भी उतना ही और राइट पर भी उतना ही, 2 इंसीजर्स हो गए, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर्स हो गए और 3 मोलर्स हो गए। ये एक फॉर्मूला है, जिस 2-1-2-3 के फॉर्मूले से आप दांतों के स्ट्रक्चर को और उनके नामों को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर्स और कैनाइन्स, उसके बाद होते हैं आपके प्रीमोलर्स, और उसके बाद होते हैं मोलर्स। ठीक है, इसको अग्रचवर्णक, चवर्णक और रदनक और दंतक कहते हैं। डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ के लिए क्या होता है? 2-1-2-3, और बच्चों में जो होता है वो 2-1-2-0 होता है, क्योंकि उनमें दाढ़ के दांत जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, डॉग्स में या कार्निवोर्स में और हर्बीवोर्स में भी जो फॉर्मूला होता है वो बताया गया है, पर ये आपकी बुक में नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा होता है टूथ का? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया था, जिसमें
दांत का क्या होता है, जड़ होती है, रूट होती है जो आपकी मसूड़े के अंदर होती है, उसके बाद नेक होता है और ऊपर की तरफ क्या होता है, क्राउन होता है, और इसके अंदर दांत की ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जिसमें सबसे बाहर वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ता है और वो पार्ट कहलाता है इनेमल, और उसके बीच में डेंटाइन, और वो आपकी ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई होती हैं जिनको आप पल्प कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने डाइजेशन के बारे में भी रिवाइज कर लिया, आज आपने न्यूट्रिशन के बारे में भी पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कल आपको अच्छी तरह से समझाया जा चुका था। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इनहेलेशन, एक्सहेलेशन ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगले सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद इस टॉपिक को कर देंगे कंप्लीट। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने लाइफ प्रोसेसेस की जो दोनों टॉपिक्स थी, न्यूट्रिशन और डाइजेशन, उसको रिवाइज कर लिया अच्छी तरह से, और उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में भी आपने इनहेलेशन, एक्सहेलेशन उसके बारे में जाना। प्रक्रिया में पहले भी सेशंस में अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। अगले सेशंस में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।